था और आफ्टर डेथ भी जीवन में विश्वास करते थे। और हमने देखा कि भाई यहाँ पर बहुत सारे कब्रिस्तान राखी गढ़ी में हमें दिखते हैं, वो सारी चीजें। अगली बात आती है इनकी लिपि क्या थी, ये लोग लिखते क्या थे। तो हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिससे हम लिख पाते हैं किसी चीज को। दो तरह की भाषाएं होती है, एक लिखित एक मौखिक। मौखिक भाषा के लिए बोलने के लिए आपको लिपि की जरूरत नहीं, लेकिन लिखने के लिए आपको लिपि की जरूरत है। तो ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरे हैं, स्टाम्प है इनका, साथ में इनके कुछ पत्र भी मिले हैं, जैसे ताम्र पत्र, तांबे पर कुछ लिखा हुआ है। साथ में इनके मृद भांड, जो इनके मटके हैं मिट्टी के बने हुए हैं, उस पर भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमें समझ नहीं आता। और उसका कारण है इनकी जो लिपि है वो चित्राक्षर है। चित्र के रूप में ये लोग उपयोग करते हैं। जैसे हमें बहुत जगह ऐसा दिखता है कि ऐसे बना हुआ है एक वर्क का टाइप का, और उसमें बीच में यू लिखा है। यू काफी ज्यादा दिखता है, इस यू का कुछ मतलब होगा। हो सकता है इसका मतलब ये हो कि जंगल में मोर नाचा, या तुम बहुत अच्छे हो, ऐसा कुछ भी इसका मतलब होता है। लेकिन ये लिपि चित्राक्षर होने की वजह से हमें पता ही नहीं पड़ता कि इसका कहने का मतलब क्या है। लेकिन इतना जरूर पता है कि इनके पास लिपि थी, इनकी भाषा थी, इतना हमें समझ आता है। और साथ में जीवों की बात की जाए कि जीव में किसका चित्र बनता है, तो मछली का चित्र काफी ज्यादा ये लोग बनाते हैं। तो मछली का चित्र बनाते हैं, इसका मतलब इनके यहाँ मछली भी काफी ज्यादा फेमस होगी। और धोलावीरा जो गुजरात में है, वहां धोलावीरा से एक लेख पट्टिका, पूरी पट्टी जिसपे बहुत सारी चीजें लिखी हैं, वो भी हमें मिलती है। तो इससे पता चलता है इनके पास लिपि थी, और उस लिपि का उपयोग ये लोग अलग अलग चीजों में करते हो। लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि उस लिपि का उपयोग कैसे करते। तो ये लिपि के बारे में था कि कैसे ये लोग यूज करते थे, चित्राक्षर थी। आज के समय की बात की जाए तो चित्राक्षर लिपि जापान में दिखती है, चीन में दिखती है, भारत के तमिलनाडु में तमिल जो भाषा है उसमें दिखती है। बहुत सारी भाषाएं जो चित्र के रूप में एक तरीके से प्रयोग करती है। और जो हिंदी की लिपि है वो सांकेतिक लिपि है, संकेत है। आ का मतलब ये होता है, एक साउंड आती है, लेकिन इनका कोई साउंड नहीं होता, बस ये होता है कि इसका कुछ मतलब है, इस चित्र का कुछ मतलब है जो ये लोग यूज करते हैं। अगली बात आती है इनके पास कला। किस किस मामले में इनके पास कला थी, क्या क्या ये चीजें उपयोग करते थे जिससे ये लोग इतनी महान सभ्यता बने। तो इनके पास कलाकार तो होंगे, तो इनकी कला क्या थी, ये बात आती है कि भाई किस किस चीज में काम करते थे। तो इनकी जब मोहरे हमने देखी, जो पंचिंग स्टाम्प था, तो मोहर के ऊपर बहुत सारी कलाकारी इन्होंने की है। और इनके यहाँ मोहर जो है वो सैल खड़ी, सैल खड़ी का मतलब आप चौक से समझ सकते हो, जो खड़िया यूज करते थे वही, या ऐसे कह सकते हैं चूना पत्थर। जैसे लाल पत्थर से हमारा लाल किला बना है, सफेद पत्थर से हमारा ताजमहल बना है। ऐसे ये लोग मोहरे जो बनाते थे उसमें इस सैल खड़ी का काफी ज्यादा यूज करते थे। साथ में तांबे का भी उपयोग करते थे। तांबे के बारे में ये लोग परिचित थे, इससे पता चलता है तांबे का उपयोग करना इन्हें आता था। और ये मोहरे या तो आयताकार होती थी या वर्गाकार। वर्गाकार मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, आयताकार मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर।
ऐसे ये लोग मोहरों का उपयोग करते थे, या तो आयताकार या वर्गाकार। साथ में अलग अलग मोहर में अलग अलग पशु का चित्र मिलता है, जैसे एक सींग वाला राइनो, जिसे ये कहते थे एक सींग पशु। तो राइनो जो इंडिया में मिलता है, गैंडा जिसे हम कहते हैं, वो एक सींग वाला मिलता है। साथ में हमें मोहनजोदारो से, जो इनकी एक इंपॉर्टेंट साइट है, वहां पर एक मूर्ति टाइप का मिलता है, जिसे हम कहते हैं पशुपति शिव। पशुपति मतलब जानवरों के शिव। और पशुपति शिव की आकृति के दाईं ओर हाथी और बाघ दिखता है। राइट साइड में यहाँ पर हाथी बना है और हाथी के साथ बाघ भी बना है। उनके लेफ्ट साइड में भी हमें कुछ दिखता है, जैसे भैंसा बना है और गैंडा बना है। गैंडा, ऐसा बोला जाता है, हो सकता है ये इनके भगवान हों, जिसे हम लोग पशुपति शिव के नाम से जानते हैं। तो ऐसी सारी चीजें इनके कला के स्तर पे हमें दिखते हैं। ऐसे ही इनके यहाँ कला के स्तर पर एक महिला का चित्र दिखता है, जिसे हम कहते हैं डांसिंग गर्ल, नृत्य करने वाली महिला। और वहां पर इनकी धातु कला दिखती है कि कैसे धातु कला का ये लोग यूज करते हैं। और जो नृत्य वाली महिला है, उसकी जो पूरी पेंटिंग या मूर्ति जो हमें दिखती है, वो द्रव मोम तकनीक इससे बनी हुई। इसमें ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी से एक मूर्ति बनाते हैं और उस मूर्ति के बीच में एक छेद रखते हैं और उस छेद में मोम को पिघलाकर डाल दिया जाता है। और फिर उसके बाद उस मिट्टी को पकाया जाता है। जैसे ही आप पकाओगे तो उसमें से मोम बाहर निकल जाए, लेकिन जो गैप है वो बना रहेगा। और फिर ये लोग क्या करते हैं, उस गैप में तांबा भर देते हैं। तो कांस की नृत्य करने वाली महिला की मूर्ति हमें मिलती है। कांस की नृत्य करने वाली महिला, और वो महिला अपनी कमर पे हाथ रखी हुई है, एक हाथ में उसके चूड़ियां है, दूसरे हाथ में कुछ नहीं है। ये फैशन चलता भी है, वो इनके यहाँ भी दिखाई देता है। और बोला जाता है, हो सकता है कि वो मनोरंजन के लिए इनके यहाँ आती हो, नृत्य वृत्ति ये भी देखते हो। और अभी भी हमारे देश में तमिलनाडु वाली साइड जो शिव की भरतनाट्यम वाली मूर्ति बनाई जाती है, भरतनाट्यम नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं, वो भी इस द्रव्यमान तकनीक के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये लोग इस चीज को जानते थे, और जो इनकी ताकत को दिखाता है कि ये लोग कितने ज्यादा कुशल थे अपनी विज्ञान तकनीक में। ऐसे ही हमें बहुत सारी मूर्तियां जो मिट्टी की बनी हैं वो भी दिखती हैं। जैसे मिट्टी की जो मूर्तियां हैं, उसमें आपको बच्चों के खिलौने दिखेंगे। बच्चों के खिलौने मिट्टी से बने हैं, और एक खिलौना ऐसा है जिसमें बैलगाड़ी को दिखाया गया। इसका मतलब बैलगाड़ी है तो ये लोग पहिया भी जानते थे। बैलगाड़ी तभी बन सकती है जब पहिया होगा। तो उसमें खिलौने से हमें पता चलता है कि ये लोग बैलगाड़ी से परिचित थे और इनके यहाँ बैल भी होते थे। ऐसे ही इन्होंने मिट्टी का ही एक कुबड़ वाला सांड बनाया, जो इनके यहाँ हो सकता है जुताई के लिए उपयोग किया जाता हो या बैलगाड़ी को चलाने के लिए उपयोग किए जाते हो। और वहीं मानव मूर्तियों की बात करें तो महिलाओं की मूर्ति सबसे ज्यादा है।
इसका मतलब इनका समाज महिलाओं के प्रति अच्छा था, समानता की भावना रखता, इसलिए महिलाओं की मूर्ति सबसे ज्यादा दिखती है। और एक मूर्ति में तो ऐसा दिखाया गया है, एक महिला है, वो महिला प्रेग्नेंट है और उस महिला के पेट से एक पेड़ दिखाया हुआ है, पेड़ का जन्म हो रहा है, और ये दिखाता है किसको? पृथ्वी माँ को, मदर गॉडेस, हमारी पृथ्वी माँ, उसको दिखाने की बात ये कहीं ना कहीं करता है। तो ऐसे इनके यहाँ विकास हुआ और इसी से जुड़ी हुई बातें, विज्ञान और तकनीक इनकी, विज्ञान और तकनीक जो हमें इनके बहुत सारे क्षेत्रों में दिखते हैं। जैसे कला के क्षेत्र में हमने देखा, लिपि भी एक विज्ञान की बात है कि भाई कैसे आप लोग लिपि का यूज कर रहे हो। ऐसे ही इनके यहाँ विज्ञान और तकनीक जो हमें इनके शहरों के निर्माण में दिखती है, कैसे ये लोग शहरों के निर्माण में आवास जो 2 मंजिल के बनते थे, साथ में आवास में पकी हुई ईंटें, पक्की जो ईंट का उपयोग है उसके लिए आपको विज्ञान चाहिए। साथ में इनकी मोहरें आयताकार, कभी वर्गाकार, ये इस बात को बताता है कि ये लोग गणित में भी आगे थे। साथ में इनकी माप तोल की प्रणाली, जिसमें घन भी है, फुट भी है, वो भी इनकी विज्ञान तकनीक को दिखाता है। और कई बार हमें पता चला है ये लोग अपने मौसम के बारे में भी जानते थे, तो इनके मतलब इनके पास मौसम विज्ञान के बारे में जानकारी थी, कब बारिश होगी कब नहीं होगी, ये सारी चीजें इनकी थी। साथ में इनकी पेयजल प्रणाली, जहां पर कैसे हर घर नल पहुंचाना है, जो अभी मोदी जी ट्राई कर रहे हैं, इन लोगों ने पहुंचा रखा था। साथ में उस पानी को जो खराब हो गया है सीवेज वाला, या अपने कचरे को कैसे बाहर निकालना है, वो भी इन्होंने अच्छे से किया था। नालियां ढकी हुई होती थी, स्वच्छता का पूरा ध्यान दिया जाता था। तो ये सारी चीजें इनकी चीज को दिखाती है कि ये विज्ञान तकनीक के मामले में कितने ज्यादा आगे थे, और ये काफी ज्यादा चीजें जानते थे उस टाइम के हिसाब से। चाहे लोथल में हमने बंदरगाह देखा हो, जो दुनिया के सबसे पहले बंदरगाहों में से एक है, उसके लिए भी इन्हें तकनीक की जरूरत पड़ी होगी। बंदरगाह की गहराई के लिए, कैसे जहाज आएगा कैसे जाएगा, इस सब में कहीं ना कहीं तकनीक की जरूरत पड़ेगी। और अब हम बात करें इनके दर्शन की, जीवन को देखने के तरीके। दर्शन का मतलब होता है देखने का तरीका। जैसे आपके जीवन में कुछ लोग होते हैं जो थोड़े पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब उनके जीवन को देखने का तरीका सकारात्मक है। कुछ लोग थोड़ा सा भी समस्या आई तो हाय हाय करने लग जाते हैं, इसका मतलब उनके जीवन को देखने का तरीका थोड़ा सा नकारात्मक। तो जीवन को आप कैसे देखते हो, इसी को कहते हैं दर्शन, जीवन को देखने का तरीका। तो ऐसे ही हमें इसमें भी दिखाई देता है कि भाई इनको जीवन देखने का तरीका क्या है। देखो पहली बात ये थी, इनकी चीजों को देख के हमें पता चलता है, एक तो ये उपयोगिता पे बल देते कि हमारे लिए कोई चीज कितनी उपयोगी है, उसके आधार पर इनके दर्शन का निर्धारण होता था। और दूसरा, ये जीवन में विश्वास करते थे मृत्यु के बाद। और ये हमें कैसा पता चला, जब हम लोगों ने राखी गढ़ी जो हरियाणा में है, वहां पर इनके कब्रिस्तान देखे तो पता चला उस कब्रिस्तान में बहुत सारे सामान बॉडी के साथ रखे हुए हैं। और ये इस बात को दिखाता है कि ये लोग जीवन में मृत्यु के बाद भी विश्वास करते थे, इसीलिए उसके साथ सामान रख दिए जाते थे कि भैया हमें परेशान करने मत आना, जो सामान तुम्हें दे दिया है उसी का उपयोग कर ले। तो ये सारी चीजें इनके दर्शन को एक तरीके से दिखाती हैं। लेकिन एक बात क्लियर थी कि इन लोगों का जो दर्शन है, वो दर्शन इसी जीवन को अच्छा भी करना चाहते,
एक तो मृत्यु के बाद जीवन है, इसमें विश्वास करते थे। साथ में ये लोग भगवान को मानते थे, भगवान में या कोई ऐसी सत्ता जो इनसे ताकतवर है, उसमें ये विश्वास करते थे। इसके लिए मातृ देवी की पूजा करते थे, महिला की पूजा करते थे। मूर्तियां में मिली हैं, जैसे हमने देखा एक पेट से महिला के से एक पेड़ निकल रहा है। साथ में पशुपति शिव, उसकी भी पूजा हमने देखी। और साथ में ये लोग पेड़, जल, अग्नि, जो प्रकृति है उसकी भी पूजा करते हुए दिखाई देते। और कालीबंगा जो जगह है, वहां से तो हमें अग्नि कुंड मिला है। इसका मतलब ये लोग कालीबंगा क्षेत्र में अग्नि कुंड का मिलना इस बात को दिखाता है कि ये लोग अग्नि की पूजा करते थे। जैसे अभी भी मंदिर के आसपास एक सरोवर होगा जहाँ पे पानी रहता है, और माना जाता है कि पानी में अगर नहा लिया जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसे ही ये लोग मानते हैं। साथ में इनके यहाँ बलि प्रथा दिखती है। साथ में ताबीज, जो भूतों के होने की बात करते हैं, या अंधविश्वास को इनके को दिखाते। तो ये सारे इनके देखने का तरीका। तो ये हमने जाना कैसी इनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। अब अगली बात आती है, जब ये लोग इतने ज्यादा ताकतवर थे तो इन लोगों का पतन कैसे हुआ, कैसे इन लोगों का अंत हो गया, ये सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई। तो इस सिविलाइजेशन के खत्म होने के कई कारण, अलग अलग लोगों ने अलग अलग कारण दिए। तो इस सिविलाइजेशन के या इस नगरीकरण के पतन के कारणों की अगर हम बात करें तो अलग अलग लोग अलग अलग कारक बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं आर्य लोग भारत आए और आर्य लोगों के पास घोड़े थे, साथ में हथियार भी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थोड़े शरीफ टाइप के थे, शांति प्रिय थे। तो आर्य लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मार दिया, और ये इसका पतन का कारण। तो पतन के कारण, तो कुछ लोग बोलते हैं आर्य लोगों की वजह से इनका पतन है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं सबूत दिखाओ। अगर आर्य लोगों ने आक्रमण किया तो इसका मतलब हमें एक साथ बहुत सारे कंकाल मिलने चाहिए। आर्य लोगों ने अगर इन लोगों को मारा तो युद्ध होने का प्रमाण भी तो मिलना चाहिए। बहुत सारे कंकाल एक साथ मिलने चाहिए और वो कंकालों पर चोट के निशान होने चाहिए। अगर ये चीज है तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई, इन लोगों की सभ्यता का पतन आर्य लोगों के बीच युद्ध होने की वजह से हुआ। और युद्ध का कारण हो सकता है आर्थिक हो, आर्य लोग चाहते हो कि हम लोग बाजार में एक तरीके से नियंत्रण करें। लेकिन ऐसा कुछ हमें मिलता नहीं, एक साथ कंकाल मिलते नहीं, इसलिए आर्य वाली जो थ्योरी है या सिद्धांत है वो गलत साबित होता है। दूसरा एक कारण आता है जलवायु परिवर्तन। कि हुआ क्या, ये सिंधु घाटी के लोग सिंधु नदी के आसपास रहते थे। ऐसे सिंधु नदी थी, इसी के आसपास इनके खेत थे, खेतों के पास में इनके घर थे, और इनको सिंधु नदी से पानी मिलता। लेकिन सिंधु नदी का जब ज्यादा दुरुपयोग किया जाने लगा, इन्होंने छोटे छोटे डैम बांध बनाए, तो सिंधु नदी ने अपना रास्ता चेंज कर दिया। और जब सिंधु नदी ने रास्ता चेंज कर दिया तो जहां पे इनके खेत थे उन खेतों पर पानी मिलना बंद हो गया। और जब खेतों पर पानी मिलना बंद हो गया तो इनके यहाँ जिस वजह से ये सभ्यता बनी थी, कृषि की वजह से,
और कृषि खत्म हो गई। और जब खाना ही नहीं तो शहर किस बात का। तो शहरों का भी पतन होने लगा धीरे धीरे। और दूसरा, जहां पर ये पानी आया, यहाँ पर इनका आवास था, घर था। और उस घर के पास पानी आने की वजह से बाढ़ आई और इन लोगों को अपने घर को छोड़ना पड़ा, या जिन लोगों ने नहीं छोड़ा उन लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ा। और बाढ़ में पता ही है कि भाई बहुत सारे लोग बह के चले गए होंगे। तो दूसरा कारण ये होता है। और इस कारण को सबसे ज्यादा सटीक भी माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से हुआ है, जो हमें आज के टाइम भी दिखता है। आज के टाइम भी हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है। उस टाइम भी जलवायु परिवर्तन हुआ था। और जलवायु परिवर्तन का मतलब तापमान या तो बढ़े या घटे। तो नदी जी ने जब अपना रास्ता ही चेंज कर दिया, तो ये शहरी सभ्यता, जिसे हम एक तरीके से नगरीकरण कह रहे थे, इसके पास खाना नहीं हुआ तो लोग दोबारा से शहर से गांव की तरफ पलायन कर गए। और दोबारा से गांव में जब पहुंचे तो इनको विकसित होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आसान थोड़ी ना है कि तुरंत सभ्यता बना लो। तो दोबारा से खाने की कमी की वजह से, साथ में बाढ़ की वजह से, इन लोगों को अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा। और फिर दोबारा से ये सभ्यता शहर से गांव की तरफ आ गई। तो सभ्यता के अंत का मतलब कभी ये नहीं होता कि सारे लोग मर गए। सभ्यता के अंत का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अब ये संस्कृति दोबारा से गांव के लेवल पे चली गई। और नगरीकरण का मतलब ही हमने देखा था, शहरों का समूह। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको कोरोना में भी दिखता है। कोरोना काल में भारत के शहरों से सब लोग पलायन करने लगे। उसका कारण क्या था? क्योंकि शहरों में आए इसलिए जिससे संसाधन मिल सके। कोई अच्छी शिक्षा के लिए आया था, लेकिन शहरों में वही सारी चीजें बंद हो गई। तो शहर में रह के क्या करेंगे? तो लोग दोबारा से वापस जाने लगे अपने घर। और लोग वापस गांव में जाने लगे, क्योंकि गांव में कम से कम खाना तो मिलेगा, खेती करेंगे, रोजगार तो है। यहाँ पे कुछ रोजगार है ही नहीं। जिस चीज के लिए हम आए थे उसी चीज का पतन हो गया शहर में। तो शहर में रह के क्या फायदा? और ऐसा इनके साथ परमानेंट हुआ। और इसकी वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। तो इसने हमें बहुत सारी चीजें दी। हम लोग इनसे सीख सकते हैं, इनका नगरीकरण, इनकी जलीय व्यवस्था, साथ में इनका स्वच्छ भारत अभियान जो इन्होंने चलाया, साथ में मेक इन इंडिया के लिए बहुत सारी चीजें इनसे सीखने वाली हैं, जो हम आसानी से कर सकते हैं अगर इन चीज को अपनाएं। इनके रोडों का विकास जो 90 डिग्री अक्षांश पे काटता है, बंदरगाह, ये सारी चीजों का हम लोग उपयोग। तो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक था ये खत्म हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक है, आर्य लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद आर्य लोग भारत में आएंगे। और आर्य का मतलब होता है सर्वोच्च व्यक्ति, ग्रेट पर्सन। तो भारत में शुरुआत होगी वैदिक काल की। वैदिक काल, जिसमें आपको दो काल दिखेंगे। एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये दो चीजें हमें दिखेंगी। उत्तर वैदिक। और ये आर्य लोग आए कहां से थे? तो इनके ऋग्वेद में मिलता है सप्त सैंधव प्रदेश। ये लोग सिंधु नदी के आसपास, रावी, झेलम, यहाँ पर रहने लगे। और इनका आगमन हुआ अरब क्षेत्र, जहां पर बहुत ज्यादा मरुस्थल था। तो इन लोगों को लगा क्यों ना हम लोग ऐसे क्षेत्र में जाएं जहां पर खाना हो। और खाने की तलाश में ये भारत आए। और इनका टाइम पीरियड 1500 से 620 के आसपास ये लोग भारत में आते हैं।
तो यहीं से हमारे देश में आर्य सभ्यता की शुरुआत होती है। इनके 4 वेद होते हैं, जिनमें सबसे पहला वेद जब मिलता है उसी को कहते हैं ऋग्वेदिक काल। तो 1500 से 1000 बीसी के आसपास वाला जो समय है, उस टाइम ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 बीसी उत्तर वैदिक काल, जहां पर हमें और 3 वेद मिलेंगे, जो अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, वो सारी चीजें। तो आर्य लोग भारत आए, उसका कारण एक जो था वो था, इनको खाना चाहिए था। ईरान इराक में मरुस्थल बहुत ज्यादा था, खाना मिलता ही नहीं था। साथ में इनको पानी चाहिए था, पिए जल की भी दिक्कत थी। तो इन्होंने भारत के बारे में सुना होगा, इधर आ गए। शुरुआत में इनका मकसद था यहां से खाना बटोरेंगे, थोड़ा जल लेंगे और चले जाएंगे। लेकिन जब ये लोग भारत आए, बहुत सारा जल देखा, इतनी हरियाली देखी, तो इन लोगों ने निर्णय लिया कि अब वापस नहीं। तो ये लोग भारत में ही आके रुक गए। तो आए और भारत के ही हो। तो इन लोगों ने भारत में ही रहने की ठान। तो इसके दो जो विभाजन है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, इनके विभाजन का कुछ कारण है। पहला तो भूगोल, कि भाई ये लोग कहाँ कहाँ थे, कैसे कैसे बसे, वो निर्धारित करता है। ऋग्वैदिक काल का और उत्तर वैदिक काल का भूगोल काफी अलग है। जैसे ऋग्वैदिक काल के लोग पर्वत के मामले में हिमालय से पर्वत परिचित थे, और हिमालय पर्वत को ये अपने नाम से जानते थे, और इन्होंने इसको नाम दिया मंजूवत। हिमालय को ये नाम दिए मंजूवत। और इन्होंने बताया हिमालय की एक चोटी है जिसका नाम है सिलावंत, और इस सिलावंत पर एक रस मिलता है जिसको इन्होंने दिया सोमरस। सोमरस का मतलब एल्कोहल, दारू। तो ये लोग प्राकृतिक रूप से प्राप्त दारू का या नशे वाली चीज का उपयोग करते थे। इसका मतलब ये लोग भी इंजॉय करते, मस्ती मजे गाना बाना इनका भी चलता। तो ये लोग सोमरस, पहले हमें लगता था सोमरस का मतलब अमृत होगा, लेकिन बाद में पता चला नहीं, सोमरस अमृत नहीं था, नेचुरल एक तरीके, जैसे बिहार में ताड़ी चलता है एक पेड़ से निकाल के, ऐसे ये लोग सोमरस की प्राप्ति करते थे मंजूवत की एक चोटी सिलावन से। और इनकी उत्तर भारत में तो हिमालय था, और दक्षिण में कहां तक जानते थे? तो दक्षिण में इनका जो क्षेत्र था सिर्फ अरावली पर्वत, जो गुजरात से स्टार्ट होता है वहीं तक ये चल, ये इनका भूगोल था। उत्तर में हिमालय पर्वत जिसे मंजूवत कहते थे, दक्षिण में अरावली पर्वत। वहीं उत्तर वैदिक वाले जो लोग थे ये तो जानते ही थे हिमालय है, सोमरस है, ये सब। लेकिन दक्षिण में थोड़ा सा आगे गए और वो लोग विंध्यन पर्वत तक पहुंचे। इन लोगों का हमें विकास विंध्यन पर्वत तक दिखा, यहां तक में ये लोग पहुंचे। साथ में ये लोग जिक्र करते हैं सप्त सैंधव प्रदेश का। आर्य लोग बोलते हैं कि हम लोग सप्त सैंधव प्रदेश में रहते हैं। तो हमने देखा कि भाई ये सप्त सैंधव प्रदेश है क्या, तब हमें पता चला कि सप्त सैंधव प्रदेश मतलब 7 नदियां इनको दिखती हैं। और इन्होंने जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं उसको अलग अलग नाम से बोला, और संस्कृत में इनके नाम दिए कि भाई इसका नाम ये था, इसका नाम ये था। तो इन्होंने झेलम, जो एक सहायक नदी है सिंधु की, इसे
संस्कृत में अपना नाम दिया और ये लोग बोलते थे वितास्ता। वितास्ता झेलम के पास हम लोग रहते हैं। साथ में चिनाब को इन्होंने नाम दिया अस्कनी, कि हमारे पास अस्कनी नदी भी, ये भी ये बताते। साथ में रावी जो नदी थी, जिसके तट पर नेहरू जी ने पहली बार भारतीय तिरंगा को फहराया 26 जनवरी 1930 को, स्वतंत्रता की बात, उसको ये लोग कहते थे परुष्णी। ये नदी। अगला जो इनके पास है ब्यास, और ब्यास को कहते थे विपासा। और लास्ट जो इनकी नदी है सतलज, सतलज को ये कहते थे सतुर्दी। तो ये संस्कृत के नाम मैं आपको क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि कई बार ये मैच करने के लिए आता है कि बताइए इस नदी का नाम क्या था, जो आज भी हमें दिखती है, तो आर्य समाज के लोग क्या कहते हैं। तो ये लोग बताते हैं कि हम लोग सप्त सैंधव प्रदेश में रहते हैं, जहां पर ये नदियां हैं झेलम जैसे वितास्ता, चिनाब, अस्कनी, रावी, परुष्णी, ब्यास, बिपाशा, सतलज, सतुर्द। तो इन नदियों के बारे में ये लोग जानते। वही बात करें उत्तर वैदिक काल वाले, ये भी लोग जानते थे। और इसके अलावा ये लोग गंगा, यमुना, इन नदियों के बारे में जानते हैं। और उत्तर वैदिक काल की जो भूगोल है वो गंगा यमुना नदी के आसपास, उत्तर प्रदेश में, थोड़ा हरियाणा में, बिहार, झारखंड, मगध वाला साम्राज्य जहां होगा वहीं पे एक है। साथ में ऋग्वैदिक काल वाले एक वर्ड का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं धन्व। और धन्व का मतलब मरुस्थल। इसका मतलब ये अरावली पर्वत के साइड में जो धन्व था, मरुस्थल था, उससे भी परिचित थे, थार मरुस्थल के बारे में। और उत्तर वैदिक काल वाले लोग भी इससे परिचित। तो ऐसे इनका भूगोल था जहां ये लोग रहते थे। और आप अगर मैप में देखोगे तो वहां पे भी आपको दिखेगा दोनों के भूगोल में थोड़ा सा अंतर। ये हमारा मैप है, और इधर वाले क्षेत्र में हमने सिंधु घाटी सभ्यता देखी थी, जो पाकिस्तान, भारत के पंजाब इधर। और ये ग्रीन ग्रीन जो आपको दिख रहा है, ये अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड के लोग, जहां पर तक्षशिला है, हड़प्पा है, उसी क्षेत्र में चिनाब, अस्कनी, ये नदियां हैं। और ये वाला लेटर वैदिक पीरियड उत्तर वैदिक काल के, जो गंगा और यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में है, या आप कह सकते हैं उत्तर भारत के मैदान वाले क्षेत्र में। इस उत्तर वैदिक काल के लोगों का विकास हुआ। यहीं से ये लोग कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य को, अपनी शक्तियों को बढ़ाते। तो ये इनका भूगोल था कि ये लोग कहाँ पर रहते थे, कैसे, क्योंकि किसी चीज के बारे में जानने के लिए जरूरी होता है उनका एड्रेस तो हमें पता हो, तभी पता चलेगा कि ये लोग क्या चीजें करते थे, आर्थिक स्तर पर कैसा था, समाज कैसा था, ये सारी चीजें तभी हमें पता। तो ऐसे ही इनके बारे में पता। तो अगली बात आती है आर्थिक रूप से कैसे थे ऋग्वैदिक काल वाले, साथ में उत्तर वैदिक काल वाले, कौन सा पेशा अपनाते थे, प्राथमिक रूप से क्या करते थे, द्वितीयक रूप से क्या करते थे, उन सब चीजों के बारे में। तो आर्थिक स्तर पे भी काफी अंतर दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम इसे डिवाइड करते हैं। तो आर्थिक स्तर पे भी कुछ अंतर हमें दिखाई देंगे। तो आर्थिक स्तर पे अंतर उनको भी हम ऐसे ही देखेंगे कि भाई क्या चीजें थी जो इन दोनों में अलग अलग थी, आर्थिक स्तर पे हो या क्या पेशा ये लोग अपनाते थे।
ये सारी चीजें भी हमें। तो आर्थिक विशेषता की अगर बात की जाए कि दोनों के बीच क्या क्या अंतर था आर्थिक स्तर पे, कैसे चीजें चलती थी, उसको हम जानेंगे। तो आर्थिक स्तर पर अंतर, वो भी हमें दिखाई देता है। दोनों के बीच आर्थिक स्तर पे अंतर, और उसके भी कुछ बिंदु थे जिन बिंदुओं के आधार पे हम लोग जान सकते हैं कि भाई ये लोग क्या क्या चीजें अंतर दिखता है। सबसे पहला अंतर कृषि के क्षेत्र में, पहली जो बात आती है कृषि। तो कृषि के स्तर पर दोनों के बीच अंतर है। जो ऋग्वैदिक वाले हैं उनका द्वितीयक पेशा है कृषि, द्वितीयक पेशा है खेती करना। इसका मतलब प्राथमिक पेशा कुछ और होगा। और ये लोग एकमात्र फसल को जानते हैं जिसका नाम है यव, या जिसे हम जौ कहते हैं। तो भारतीय परंपरा में जौ का काफी ज्यादा महत्व है। और आपने देखा भी होगा, चाहे शादी हो या यज्ञ हो या और कोई पूजा हो, जौ जरूर मंगाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी पहली फसल थी और प्राकृतिक रूप से भारत में जौ ही हुआ करता था। तो ये लोग द्वितीयक पेशा के रूप में खेती को करते हैं और एक फसल जौ को, जिसे यव कहते हैं, उसी को उगाते हैं। अभी इनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर वैदिक काल वाले लोग प्राथमिक स्तर पर खेती करते हैं, मतलब इनका प्राथमिक पेशा खेती करना है। साथ में ये लोग और भी फसल जानते हैं। यव तो है ही, जिसे जौ हम लोगों ने बोला, इसके साथ साथ चावल, धान की फसल भी ये लोग जानते हैं, और इसको ये कहते थे ब्रीही। साथ में ये लोग गेहूं भी जानते हैं। तो इनके पास तीन फसलों का ज्ञान है, गेहूं का भी है, चावल का भी है, यव का भी है। और इसका कारण क्या था इनका प्राथमिक पेशा बना? तो इसका कारण था लोहा। उत्तर वैदिक काल में लोहा मिलने लगा, और लोहा जब मिलेगा तो कहीं ना कहीं इनके पास लोहे का हल होगा, लोहे की कुल्हाड़ी होगी, जंगल को काट पाएंगे, और जंगल को काट पाएंगे तो उत्पादन कर पाएंगे। और साथ में ये लोग जिस क्षेत्र में थे, गंगा यमुना के द्वाब, वहां पर कोयला, लोहा छोटा नागपुर वाले पठार क्षेत्र में मिलता। और आगे हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में एक महाजनपद बनेगा जिसको कहेंगे मगध, और मगध से ही मौर्य काल का विकास। तो ऐसे इनका एक तरीके से चल। तो पहला हमने देखा कृषि के स्तर पर क्या अंतर। दूसरा, पशुपालन। पशुपालन के स्तर पर दोनों में क्या चीजें अंतर दिखती हैं, और दोनों के पशुपालन के कारण भी अलग अलग थे। देखो, पशुपालन से फायदा क्या होगा? एक तो खाना मिलेगा, मीट मिलेगी, दूध मिलेगा। साथ में पशुपालन का उपयोग परिवहन के लिए भी किया जाता है, बैलगाड़ी बनाई जा सकती है। साथ में खेती के लिए भी किया जा सकता है, हल बनाया जा सकता है। तो ये लोग पशुपालन के क्षेत्र में, एक तो गाय, जो इनका सबसे पवित्र पशु है, और यहां पर लड़ाई भी किसके लिए होती है? गाय के लिए। और इनकी गाय माता बनेगी। क्यों? क्योंकि जीवन का आधार ही गाय है। जिसका जीवन गाय के ऊपर निर्भर हो, तो वो सारी चीज। अलग अलग कबीले हैं यहाँ पर, और हर कबीले अपनी गाय को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग गाय को चुराते हैं। युद्ध भी होता है तो गाय के लिए होता है।
और साथ में क्योंकि ये ईरान अरब से आए थे तो इनके पास घोड़े भी हैं। हमें सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े नहीं दिखते, लेकिन इनके यहाँ घोड़े हैं। ये घोड़ों पे ही बैठ के भारत में आए थे और इन दोनों चीजों को महत्व देते। वहीं इनके लिए जो उत्तर वैदिक काल वाले थे, द्वितीयक पेशा था, क्योंकि उनकी खेती काफी अच्छी थी और ये लोग भी परिवहन के लिए, साथ में खाने के लिए इन पशुओं का उपयोग करते। तो ऐसे इन लोगों की जीवन एक तरीके से चलता था। साथ में अगली बात करें कि भाई और क्या क्या चीजें इनके पास थी, तो अगली बात आती है शिल्प के स्तर पर क्या था। क्या ये लोग शिल्प के मामले में, कताई बुनाई के मामले में थोड़े एक्सपर्ट थे या ऐसे ही? तो शिल्प के मामले की बात की जाए तो इनके यहाँ मिट्टी से बने हुए चीजें बहुत मिलती हैं। ऋग्वैदिक काल में मृद भांड, मिट्टी का बना हुआ आपको एक पूरा बर्तन मिलेगा, साथ में उस पर कलर होगा, कभी काले से कभी लाल से। साथ में इनके यहाँ रथ निर्माण दिखता है। घोड़े हैं तो रथ का निर्माण करेंगे, और रथ आप लोगों ने देखा भी होगा, एक पहिए होते हैं, साथ में उनके आगे घोड़े होते हैं, ऊपर एक छत सी होती है। तो रथ निर्माण ये करते हैं। लेकिन इनके यहाँ विविधता ज्यादा नहीं है, एक जैसी चीजें हैं। और विविधता ज्यादा ना होने का कारण क्या? शिल्प का ज्यादा विकास नहीं, अलग अलग वैरायटी नहीं है। ये नहीं कह सकते आप ऐसा दे दो ऐसा दे दो, बस दो तीन टाइप के हैं, जिसे लेना है ले, नहीं लेना तो मत लो। लेकिन वहीं उत्तर वैदिक काल में विविधता काफी दिखती है, और इस विविधता के कारण ही इनका व्यापार भी बढ़ता है। और व्यापार बढ़ेगा तो इनके पास लाभ आएगा, पैसा आएगा, राजा की शक्ति बढ़ेगी। और इनके व्यापार की बात की जाए तो सीमित है, काफी काफी ज्यादा सीमित है, इतना ज्यादा व्यापार नहीं है। और उसका कारण ज्यादा कोई सामान नहीं। और ये लोग व्यापार करते कैसे हैं? विनिमय प्रणाली क्या है? तो विनिमय प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली। एक सामान दो, एक सामान लो। मेरे पास बकरी, तुम्हारे पास गेहूं, मेरी बकरी ले जाओ, 10 kg गेहूं दे दो। तो वस्तु विनिमय प्रणाली अभी यहाँ पर, अभी पैसे की बात नहीं हुई है, ना कोई सिक्का चला है। इनके व्यापार में काफी ज्यादा वृद्धि है क्योंकि विविधता ज्यादा है, साथ में थोड़ा सा परिवहन सुविधा भी ज्यादा है, और साथ में खेती भी होती है, सामान भी ज्यादा है बेचने के। और इसलिए यहाँ का राजा कर भी लेने लग जाएगा, जिसे ये लोग कहेंगे बलि। और जब राजा को पैसा मिलेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी। यहाँ पर राजा के पास ज्यादा पावर नहीं है, औरों के पास 8 गायें हैं, राजा के पास 10 गायें हैं, बस इस बात का राजा है। कोई ज्यादा वैल्यू भी नहीं देता राजा को, बोले ठीक है देख लिया कैसा राजा, हमारे साथ ही तो चटनी रोटी खाता है, कैसे मान लें कि तुम बड़े आदमी हो। तो सब एक तरीके से समान। तो यहाँ पर एक और चीज क्या है? समानता है। देखो समानता दो स्तर पे हो सकती है। एक तो सभी लोग गरीब हैं, ये भी एक समानता है। तो यहाँ पर सभी लोग गरीब हैं, राजा भी गरीब और लोग भी गरीब, तो समानता अपने आप हो गई। राजा बैलगाड़ी पे जाता है और लोग पैदल चल लेते हैं, बस इतना ही अंतर है, बैलगाड़ी ज्यादा भागती भी नहीं। इन आज के समय आप देखोगे तो संसाधन ज्यादा बढ़ गए हैं, गरीब आदमी पैदल चल रहा है, अमीर आदमी एसी में बैठा है या हवाई जहाज में उड़ के जा रहा है। तो ये अंतर एक तरीके से विषमता को बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे संसाधन ना होने की वजह से विषमता है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे अब विषमता बढ़े उत्तर वैदिक काल में। क्यों? क्योंकि राजा के पास पैसा आने लगा है, कर मिलने लगा है, और इस कर की वजह से राजा अपने आप को थोड़ा सा संप्रभु दिखाएगा, अपने आप को बोलेगा मैं महान हूं, मुझे भगवान ने बनाया है। साथ में ब्राह्मण का साथ लेगा, ब्राह्मण को बोलेगा बोलो मेरे बारे में अच्छी अच्छी बात बोलो। ये सारी चीजें एक तरीके से।
और इधर वाली जो अर्थव्यवस्था है वो कबीले की है, समूहों में रहते हैं, एकीकरण नहीं हुआ है, और इसलिए कहा जाता है विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था है। मतलब अलग अलग, एक इधर ग्रुप, एक इधर ग्रुप, एक इनका है, एक इनका है, एक इनका है, आपस में सब लड़ते भी रहते हैं कि तुमने हमारी काली वाली गाय क्यों चुराई, वो कहता है तुमने हमारी सफेद गाय क्यों चुराई, इसके लिए एक तरीके से लड़ते। लेकिन अच्छी बात यह है कि महिलाओं को सम्मान है, क्योंकि राजा के पास ज्यादा पैसा भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उधर जब देखेंगे तो वहां पे केंद्रीकरण, सत्ता एक तरीके से एक व्यक्ति के हाथ में होने लगी, और राजा थोड़ा सा निरंकुश होने लगा। थोड़ा सी निरंकुशता राजा दिखाएगा और अपने आप को थोड़ा सा महान बताए। ये सारी चीजें आपको उत्तर वैदिक काल में दिखाई देंगे कि कैसे राजा अपने आप को एक महान आदमी दिखा रहा है और बोल रहा है मैं भगवान का अवतार हूँ, भगवान ने मुझे भेजा है आप लोगों के लिए सब चीजें सही करने के लिए। ये सारी बातें राजा कहेगा। और आर्थिक शक्ति कहीं ना कहीं राजनीतिक शक्ति का आधार बनती है। तो इनकी जो आर्थिक शक्ति धीरे धीरे राजा की बढ़ी, इसी का परिणाम हमें राजनीतिक शक्ति के रूप में दिखता है कि कैसे राजा एक महान व्यक्ति के रूप में बने। अब राजा सामान्य व्यक्ति नहीं है, राजा के पास पैसे आने लगे हैं, अंगरक्षक रखेगा, सेना रखेगा। इधर राजा के पास कुछ नहीं है, सेना कहां से रखे, पैसा ही नहीं है। और जब राजा जब इतना ज्यादा महान आदमी है ही नहीं, उसके पास ज्यादा शक्ति ही नहीं है, तो कोई उनकी क्यों इज्जत करेगा। तो नॉर्मल लोग कहेंगे बोले हाँ देख लिया राजा कैसा है। तो ये सारी चीजें आपको अंतर में दिखेंगी। तो आर्थिक स्तर से ही कहीं ना कहीं राजनीति, जैसे आज भारत के प्रधानमंत्री के पास ज्यादा शक्ति है इसकी तुलना में कि जब हमारे प्रधानमंत्री जब देश आजाद हुआ था तब था। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास संसाधन ज्यादा है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री का कद थोड़ा सा ऊंचा हो। ऐसे ही आपको यहाँ पे देखेगा उत्तर वैदिक काल में राजा थोड़ा सा महान हो जाए, और राजा के महान होने का कारण क्या है? आर्थिक स्तर पे संसाधन का मिलना। तो आर्थिक स्तर पे संसाधन मिलेगा तो राजा अपने आप को महान दिखाने लग जाएगा, बोलेगा देखो मैं महान आदमी हूं, मेरी बात मानो, ऐसे सारी चीजें करो। तो ये सारी चीजें करवाने के लिए राजा लोगों को मजबूर करेगा और उनको बोलेगा कि आप लोग मुझे टैक्स दो, और जो टैक्स नहीं देगा उस लोगों की पिटाई होगी। तो राजनीतिक स्तर पर कुछ परिवर्तन हमें देखते। दोनों क्षेत्रों में अलग अलग, ऋग्वैदिक काल में हमें थोड़ा अलग दिखेगा, और ऋग्वैदिक काल में राजा के पास ज्यादा पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से सशक्त नहीं। तो यहां पर विकेंद्रीकृत, मतलब लोग भी शामिल हैं सत्ता में। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में केंद्रीकरण, राजा के पास कर है, अपनी सेना है, इसलिए राजा अपनी सेना का, अपने पद का उपयोग करे। और इसी का परिणाम हमें सामाजिक स्तर पर दिखेगा। वर्ण व्यवस्था जो सिंधु घाटी सभ्यता में कर्म के आधार पर थी, आगे जाके आपको जेनेटिक रूप से दिखेगी, जन्म के आधार पर। राजा को डर लगता है, इतना सारा पैसा कमाया लेकिन मैं इस पैसे को दे के किसके जाऊं, और अगर मैं अपने बच्चे को राजा बनाता हूं तो प्रजा स्वीकार कैसे करेगी। तो इसलिए राजा थोड़ा निरंकुश होने लगा। इधर का राजा थोड़ा सा निरंकुश है, उसके पास थोड़ी सी ज्यादा शक्ति है। लेकिन यहाँ पे राजा लोगों के बातचीत करके करता है। राजा भी एक परिवार से नहीं है, लोगों को निर्वाचन होता है, सभा होती है, कभी पेड़ के नीचे, कभी तालाब के पीछे,
यहाँ सारी चीजें इनकी सभा होती है और सभा में डिसीजन लिया जाता है कि कौन राजा बने। तो ये राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण ये हम कल की क्लास में देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे राजा केंद्रीकरण करेगा, अपनी सत्ता बढ़ाएगा, वर्ण व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था से आगे जाति व्यवस्था जब जेनेटिक तरीके से होने लगेगी तब, क्योंकि राजा और ब्राह्मण नहीं चाहते कि उनके बच्चों को ज्यादा प्रतिस्पर्धा मिले। ज्यादा प्रतिस्पर्धा मिलेगी तो उनके बच्चे पिछड़ जाएंगे, इसलिए अपनी ताकत को एक जगह लिमिट करना चाहते हैं और इसीलिए राजा ये सारी चीजें करे।